In this illustration, we are given this circuit diagram, and this circuit diagram shows a switch, and switch has been closed for a long time and then open at t equal to 0. इस सर्किट डायग्राम में जो आप स्विच देख रहे हैं इसको हमने बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज करके रखा, और जिस टाइम में हमने इसे ओपन किया उस टाइम को असाइन किया टाइम इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0. फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन. हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में मालूम करना है इस इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट फ्लो हो रही थी स्विच को ओपन करने से पहले. दैट मीन्स हमने पहले स्विच को क्लोज करके रखा, स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी, और स्टेडी स्टेट में हमें मालूम करना है कितनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही थी. दैट मीन्स t इक्वल टू 0 के जस्ट पहले की सिचुएशन हम लोगों को इंडक्टर कॉइल में करंट कैलकुलेट करनी है. And second part of the question, we need to find current I, that means this current I, a long time after the switch is opened. इस स्विच को ओपन करने के लॉन्ग टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम मीन्स अगेन स्टेडी स्टेट का केस, तो हमें यहाँ पे मालूम करना है कि इस स्विच को ओपन करने के बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इस इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट होगी. एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, we need to find current I as a function of time after the switch is opened. That means t equal to 0 के बाद की situation. That means we need to consider the transition state. तो हमें यहाँ पे मालूम करना है कि यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी इन फंक्शन ऑफ टाइम. That means ये करंट की वैल्यू हमें मालूम करनी है. Also write the current through the cell as a function of time. सेल कितनी करंट सप्लाई करेगा उसका भी रिलेशन इन फंक्शन ऑफ टाइम हमें मालूम करना है. तो डायग्राम सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूं और फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, दैट मींस वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन. और क्वेश्चन में जैसा आप देख सकते हो लिखा हुआ है स्विच एस हैज बीन क्लोज फॉर द लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम तक अगर हमने स्विच को क्लोज करके रखा हुआ है तो मालूम है हमें स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी. एंड एट द स्टेडी स्टेट दिस इंडक्टर कॉइल एक्ट एज ए कंडक्टिंग वायर. दैट मींस वी कैन रिप्लेस दिस इंडक्टर कॉइल विद ए कंडक्टिंग वायर. तो यहाँ पे हमने इसे एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया. ओके, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करने का मतलब है कि हमने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया. अब हमें मालूम करना है कि इस ब्रांच में कितनी करंट फ्लो होगी. अगर करंट मालूम करना है तो हम लोग यहाँ पे इस सर्किट को एनालाइज करते हैं. दिस इज 20 वोल्ट. वी कैन राइट दिस इज ए 0 वोल्ट. दिस विल बी 20 वोल्ट. ये भी हमारे पास हो जाएगा 20 वोल्ट और ये भी हो जाएगा 20 वोल्ट. ओके, दिस इज 0 वोल्ट. दिस इज अगेन 0. दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 0. That means this resistance will have no current because the potential difference across this resistance will be 0. अब जो करंट फ्लो होगी वो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगी. बैटरी सप्लाई करेगी करंट, यहाँ पे आएगी, एंड करंट एट दिस जंक्शन विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट. यहाँ से इसमें और इसमें 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस पाथ. करंट यहाँ से यहाँ पे आएगी. करंट ये वाली मीट होने के बाद इस करंट और इस करंट का समेशन इस इंडक्टर कॉइल में फ्लो करेगा. हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं. The potential difference across this resistance 10 ohm resistance is 20 volt. 20 volt है और resistance है 10 ohm. That means यहाँ पे जो current flow होगी 20 divided by 10 ये आ जाएगी 2 ampere. Potential difference across this is equal to 20 volt again and resistance is 5. That means current flowing in this part should be equal to 20 divided by 5, that is 4 ampere. Okay. अब ये 2 इधर पे जो हमारे पास 2 एम्पियर करंट आई, 2 एम्पियर करंट यहाँ से और ये 4 एम्पियर करंट यहाँ से मिलके यहाँ पे आ जाएगी 6 एम्पियर. सो लेट अस राइट द करंट. ये हमारे पास करंट डिवाइड हुई एंड दिस इज द 2 एम्पियर, दिस इज 4 एम्पियर एंड दिस 2 and 4 दैट इज 6 एम्पियर. दैट मीन्स करंट फ्लोइंग इन द इंडक्टर कॉइल जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन. दैट मीन्स जिस समय स्विच बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लोज करके रखा था उस समय यहाँ पे करंट फ्लो होगी 6 एम्पियर. नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में
we need to find current I a long time after the switch is open. स्विच ओपन करने के लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हम लोग स्विच को ओपन कर देंगे तो t इक्वल टू इनफाइनाइट में लॉन्ग टाइम में हमें मालूम करना है इस इंडक्टर कॉइल में कितनी करंट फ्लो होगी. तो मैं यहाँ पे स्विच को ओपन करता हूँ. ये मैंने स्विच को ओपन कर दिया. अगर मैं स्विच को ओपन करूंगा, you can observe this branch of the resistance 10 ohm and 6 ohm will be in series and potential difference across this series is 20 volt. And again you can observe this 5 ohm and L, that means 1 Henry inductance will be in series. यहाँ पे जितनी करंट फ्लो होगी वो इस ब्रांच से भी करंट फ्लो होगी. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लॉन्ग टाइम स्विच इज ओपन. दैट मीन्स t टेंस टू इन्फिनिटी की बात हो रही है. t टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब स्टेडी स्टेट की बात. और स्टेडी स्टेट जब भी आती है तो इंडक्टर कॉइल एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट. ये कंडक्टिंग वायर की तरह से काम करने लगती है. तो यहाँ पे हमें इसे कंडक्टिंग वायर की तरह से ज्वाइन कर देना है. अब ये कंडक्टिंग वायर की तरह से एक्ट करने लगी. ओके, अब यहाँ पे हम लोग करंट कैलकुलेट कर ले. वी नो दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट, this is again 0 volt and this is 20 volt. That means current in this branch, अगर मैं इस branch की बात करूं तो potential difference is 20 and resistance is 5. That means current in this branch should be equal to 20 divided by 5, that is equal to 4 ampere. Current यहाँ से flow करेगी 4 ampere. तो this is the second part of the question. Now let us move to the third part of the question. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें मालूम करना था फाइंड करंट आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आफ्टर द स्विच इज ओपन. हमें स्विच t इक्वल टू 0 पे ओपन करना था और t इक्वल टू 0 के बाद की हमें करंट बतलानी थी इन फंक्शन ऑफ टाइम दिस करंट. आल्सो वी नीड टू फाइंड द करंट थ्रू द सेल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. सेल से जो करंट होगी वो भी हमें फंक्शन ऑफ टाइम हमें बतलानी थी. हमें मालूम है कि t इक्वल टू 0 में करंट थ्रू द इंडक्टर कॉइल ब्रांच दैट वाज 6 एम्पियर हम लोगों ने कैलकुलेट की थी. t इक्वल टू 0 की कंडीशन दिस वाज 6 एम्पियर लाइक दिस. ओके, एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट में हम लोगों ने कैलकुलेट की है करंट 4 एम्पियर. तो मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 6 एम्पियर एंड t इक्वल टू इनफाइनाइट 4 एम्पियर. वी कैन ऑब्जर्व हियर करंट इज डिक्रीजिंग इन दिस ब्रांच. t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू इनफाइनाइट के बीच में इस इंडक्टर ब्रांच में करंट डिक्रीज हो रही है और इंडक्टर ब्रांच रेजिस्टेंस के साथ अटैच है. दैट मींस दिस इज द केस ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिके. जब कभी भी रेजिस्टेंस और इंडक्टर कॉइल कनेक्टेड हो यहाँ पे और इनिशियल करंट हमें मालूम है, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 होती और हमें करंट इन फंक्शन ऑफ टाइम मालूम करना होता तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर देते. लेकिन यहाँ पे इनिशियल करंट की वैल्यू 6 एम्पियर है, फाइनल करंट की वैल्यू 4 एम्पियर है. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हम लोग नहीं लगा सकते. हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे ज्योमेट्री से. हमें ये मालूम है कि ये जो सिचुएशन होगी दैट इज द एक्सपोनेंशियल डिके केस. तो एक्सपोनेंशियल डिके का हम लोग यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लें. दिस इज 6 एम्पियर एंड फ्रॉम 6 एम्पियर वी नीड टू रीच टू 4 एम्पियर. 4 एम्पियर में हमें एक्सपोनेंशियल डिके करना है. दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल डिके कर्व जो आएगा वो इस तरह से होगा कर्व. तो अब यहाँ पे जो डिके क्वांटिटी हो रही है दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2 एम्पियर. और डिके का जो ऑपरेटर होगा, डिके का जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा वो होगा e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टॉ. और टॉ इज द टाइम कांस्टेंट हमें मालूम है. दिस इज L डिवाइडेड बाई R. दैट मीन्स वी कैन मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 with the relation e to the power minus r divided by L multiplied by t. तो ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके को रिप्रेजेंट करने की. हम लोगों ने लिखा है 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल डिके ऑपरेटर e टू द पावर माइनस r डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई t. और हमें r की वैल्यू मालूम है, हमें t की वैल्यू मालूम है. r इज इक्वल टू 5 बिकॉज इन दिस ब्रांच इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड. आप देख सकते हो यहाँ पे इंडक्टर कॉइल यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है. तो r इज इक्वल टू 5 एंड L इज इक्वल टू, L की वैल्यू है 1. तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2 e टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई t. दिस नेगेटिव साइन, तो ये आ गया 2 इंटू e टू द पावर माइनस 5t. तो
इस रीजन में 6 से 4 में यहाँ पे इस मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सपोनेंशियल डिके होगा, एंड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन यू नो दिस इज 4, दैट मीन्स दिस इज 4 एम्पियर। अब मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2e⁻⁻5t। तो करंट का जो रिलेशन आएगा ये हमारे पास आ जाएगा करंट वैल्यू, करंट जो आई ये इंडक्टर कॉइल ब्रांच से फ्लो करेगी, दिस इज 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻5t, राइट। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो आई की वैल्यू इन फंक्शन ऑफ टाइम आ गई। नाउ लेट अस कैलकुलेट करंट थ्रू द सेल। करंट थ्रू द सेल अगर हमें मालूम करना है तो वी नीड टू फाइंड करंट थ्रू दिस ब्रांच, एंड करंट थ्रू दिस ब्रांच कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 एंड रेजिस्टेंस इन दिस ब्रांच इज 10 प्लस 6 दैट इज 16, 20 डिवाइडेड बाई 16, दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 16, 5 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी ये वैल्यू, राइट। ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 4 आ गए। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं करंट इन दिस ब्रांच इज 5 डिवाइडेड बाई 4। करंट इन फंक्शन ऑफ टाइम हमें ये रिलेशन मालूम हो चुका है। अगर हम लोग इन दोनों का समेशन कर देंगे तो करंट थ्रू सेल आ जाएगी। तो 5/4 एम्पियर प्लस आई, दैट मीन्स दिस वैल्यू। अब दोनों का मैं समेशन कर देता हूँ, 5/4 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻5t। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 e⁻⁻5t एम्पियर। This is the current supplied by cell in function of time. In this illustration, we are given two identical circular coils made from superconducting material, placed coaxially very close to each other. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे दो कॉइल हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई, और इनको हम लोगों ने बहुत पास रख दिया, ऑलमोस्ट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। द इंडक्टेंस ऑफ ईच of the coil is equal to capital L, and each of them carries current capital I naught in same direction. दोनों कॉइल आइडेंटिकल हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है, और इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है, अगर क्वेश्चन में इंडक्टेंस अकेले मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों कॉइल का है कैपिटल एल, और करंट सेम सेंस में फ्लो हो रही है कैपिटल I नॉट। We need to find the minimum amount of the work has to be done in making their separation so large that no mutual flux link is present between them. हमें यहाँ पे मालूम करना है कि इनके सेपरेशन को बहुत लार्ज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को। दोनों के सेपरेशन का बहुत लार्ज करने का मतलब है कि जब दोनों कॉइल के इंडिविजुअल फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर रहे हो उस टाइम की सिचुएशन। तो यहाँ पे हमें मालूम करना है टोटल वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी एसोसिएटेड है उसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। वी नो टोटल एनर्जी ऑफ द टू कॉइल सिस्टम इज द समेशन ऑफ द सेल्फ एनर्जी एंड इंटरेक्शन एनर्जी। हम लोग इसे लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 L1I1 स्क्वायर प्लस 1/2 L2I2 स्क्वायर प्लस MI1I2, और इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है सेल्फ इंडक्टेंस से एसोसिएट, L1 L2 हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस और M है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ एनर्जी, और जो कैपिटल M के साथ एसोसिएटेड पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, और यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो कैपिटल M जो अपीयर हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कैपिटल M है उसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव कब लेंगे? व्हेन करंट इन द लूप्स इन द सेम डायरेक्शन, और नेगेटिव लेंगे अगर उन लूप्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस तो क्वेश्चन में गिवन है, L1 L2 दोनों की वैल्यू कैपिटल L के बराबर, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात नहीं कही गई है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर यहाँ पे नहीं गिवन है तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। हम लोग को फॉर्मूला मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स कैपिटल M इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई √L1 L2। हमारे पास अगर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम है तो वी कैन फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स।
सो वी कैन राइट m इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2, और यहाँ पे जो k है दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द कपलिंग, और इसकी जो वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर 0 कब लेंगे? जब दोनों कॉइल आपस में इंटरेक्ट ना कर रही हो, दैट मीन्स देयर इज नो लिंकेज ऑफ द फ्लक्स। और k की वैल्यू 1 हम लोग तब लेंगे जब हमारे पास दोनों कॉइल के बीच में 100% लिंकेज हो, दैट मीन्स वो 100% इंटरेक्ट कर रही हो। दैट मीन्स जो एक कॉइल का फ्लक्स है दूसरी कॉइल के साथ 100% एसोसिएटेड हो। तो k इक्वल टू 0 जब इंटरेक्ट ना कर रही हो, और k इक्वल टू 1 जब वो 100% इंटरेक्ट कर रही हो। लेकिन हमारे पर्टिकुलर केस में गिवन था कॉइल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स देयर इज 100% लिंकेज ऑफ द फ्लक्स। और अगर 100% लिंकेज ऑफ द फ्लक्स है तो k इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेंगे। साथ साथ हमें यहाँ पे गिवन है कि दोनों कॉइल्स हैं आइडेंटिकल और दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग लिखेंगे m इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट के अंदर l मल्टीप्लाइड बाई l, और ये कैलकुलेट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू L के बराबर, कैपिटल L के बराबर आ जाएगी। दैट मीन्स द कोफिशिएंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल कॉइल। अब हमें यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हमें यहाँ पे वर्डन मालूम करना है, वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर सेपरेटिंग द कॉइल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन इंट्रैक्शन एनर्जी, चेंज इन टोटल मैग्नेटिक एनर्जी। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा U, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। और डेल्टा U इज द फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। और जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंटरेक्टिंग कॉइल की लिखते हैं 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस 1/2 L2 I2 स्क्वायर प्लस m मल्टीप्लाइड बाई I1 I2। हमें गिवन है L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू कैपिटल है, और दोनों की करंट भी सेम है, दैट इज I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू I0। और यहाँ पे अगर हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें L1 L2 और I1 I2, और कैपिटल M हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल L M की वैल्यू, कैपिटल M की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और यहाँ से हमें आ जाएगी इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम, ये हमारे पास आ गई। ये L की वैल्यू L1 की जगह L1 की जगह I0 और ये कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2L I0 स्क्वायर, और इसको बना दी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें यहाँ पे मालूम करनी होगी फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम। और अगर हमें फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कॉइल्स को हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस में कर देते हैं। दैट मीन्स उस समय दोनों कॉइल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, दैट मीन्स देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द कॉइल्स। और अगर दोनों कॉइल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे जो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी का टर्म है, ये जो कैपिटल M है, उसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक एनर्जी शुड बी द समेशन ऑफ देयर सेल्फ एनर्जीज। तो दोनों की सेल्फ एनर्जी का समेशन होगा फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज U फाइनल। साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों कॉइल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर करेंगे, तो उस समय दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो होगी। इनिशियल करंट तो हम लोग को मालूम था, दोनों कॉइल एक दूसरे के पास रखी हुई थी तो I0 करंट फ्लो हो रही थी। लेकिन अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा एसोसिएटेड विद द कॉइल्स, और दोनों कॉइल के साथ फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या हुआ, दोनों कॉइल में जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल करंट। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम में सपोज सेपरेशन कुछ हो गया दोनों कॉइल्स के बीच का, अगर हम लोग यहाँ पे करंट डिफाइन करें, बिकॉज दोनों कॉइल आइडेंटिकल है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन सेम है, दैट मीन्स L1 L2 की दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लोग कहेंगे किसी भी टाइम में कहीं पे भी किसी भी सेपरेशन में I1 I2 की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि करंट इन एनी ऑफ द कॉइल I इज इक्वल टू EMF इंड्यूस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। किसी भी टाइम में करंट कॉइल नंबर 1 हो या कॉइल नंबर 2 हो, दोनों में करंट की वैल्यू E डिवाइडेड बाई R, E इज द EMF इंड्यूस। क्यों EMF इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि
coils are made of the perfectly conducting material, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या हुआ, बोथ कॉइल्स हैव द जीरो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मींस जीरो रेजिस्टेंस, दैट मींस R टेंड्स टू जीरो। ओके, और अगर R टेंड्स टू जीरो आप यहाँ पे कर देते हो, और अगर हमारे पास फाइनाइट करंट, सपोज R टेंड्स टू जीरो एंड वी हैव फाइनाइट करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, दैट मींस E शुड टेंड्स टू जीरो आल्सो। ओके, अगर मैं यहाँ पे जीरो रख देता हूँ तो ये वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेट नहीं होगी। तो हम लोग अगर यहाँ पे कहें इफ R टेंड्स टू जीरो, E शुड आल्सो टेंड्स टू जीरो, तभी हमारे पास I की वैल्यू फाइनाइट होगी। अगर हम लोग E की वैल्यू टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन मालूम है इंड्यूस ईएमएफ की मैग्नीट्यूड का बाय फैराडे लॉ, हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू d∅dt, ये हमारे पास रिलेशन है। एंड हियर E टेंड्स टू जीरो, ये वाला जो फैक्टर है E टेंड्स टू जीरो है, और अगर E टेंड्स टू जीरो होगा तो phi शुड बी कांस्टेंट, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द कॉइल शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि E टेंड्स टू जीरो है और हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन तभी जीरो होगा जब ये वैल्यू कांस्टेंट हो, दैट मींस phi शुड बी कांस्टेंट। नाउ वी कैन मेक ए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट फॉर द सुपर कंडक्टिंग लूप। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ए परफेक्टली कंडक्टिंग और परफेक्टली सुपर कंडक्टिंग कॉइल, फ्लक्स शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी सुपर कंडक्टिंग लूप के लिए फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसको हम लोग जनरलाइज्ड स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो अब हम लोग अपने सिचुएशन में लौटते हैं। इनिशियली कॉइल्स आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर, और फाइनली हमने इनको लार्ज सेपरेशन में कर दिया था। इनिशियली दे आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर, करेंट्स I0, L1, L2, और ये दोनों की वैल्यू कैपिटल L के बराबर थी, और फाइनली सेपरेशन लार्ज हो गया। इस समय जब सेपरेशन लार्ज हो गया तो दोनों कॉइल्स के फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, अब जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लक्स की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का जो लूप होगा उसमें फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू जो कॉइल नंबर 1 की बात करें या कॉइल नंबर 2 की बात करें, इनिशियल सिचुएशन में और फाइनल व्हेन सेपरेशन इज वेरी लार्ज शुड बी सेम। दैट मींस जो इनिशियल फ्लक्स है किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड, दैट शुड बी इक्वल टू द फाइनल फ्लक्स। ओके, अब यहाँ पे इनिशियल फ्लक्स तो हम लोग लिख सकते हैं। इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी, सपोज कॉइल नंबर 1 की मैं बात करूं तो इनिशियल फ्लक्स इन द कॉइल नंबर 1 शुड बी इक्वल टू L1 I1 प्लस M मल्टीप्लाइड बाई I2, फ्लक्स ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस प्लस फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा L1 I1 प्लस M मल्टीप्लाइड बाई I2, एंड वी नो M इज इक्वल टू कैपिटल L, हम लोगों ने प्रूव किया था। एंड करंट इन द बोथ कॉइल्स आर सेम I0 इनिशियली, क्योंकि इनिशियल फ्लक्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे L मल्टीप्लाइड बाई I0 प्लस L मल्टीप्लाइड बाई I0, बिकॉज M इक्वल टू कैपिटल L, हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2L I0, and we know both coils are identical. If both coils are identical, that means phi1 should be equal to phi2. Flux associated with the coil number 1 should be equal to flux associated with the coil number 2. So we can write phi1 is equal to phi2. phi1 phi2 की वैल्यू सेम होगी। अब मैं phi1 इक्वल टू phi2 इक्वल टू लिख देता हूँ 2L I0, और इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई 2 I0। ऐसा लिखने का एक पर्पस है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाई वी हैव रिटन दिस। सपोज एट लार्ज सेपरेशन करंट इन द कॉइल्स इज I डैश, क्योंकि आइडेंटिकल है तो करंट की वैल्यू आइडेंटिकल होगी I डैश। सो इफ वी राइट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, कॉइल नंबर 1 के साथ अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो ये फ्लक्स हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई I डैश, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी L मल्टीप्लाइड बाई I डैश। There will be no flux due to mutual inductance. Why? Because separation is very large. Both coils are not interacting with each other. तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा केवल because of the self inductance. तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं phi1 डैश और इसको मैं लिख दूं phi2 डैश, and because both coils are made of superconducting material, phi1 डैश should be equal to phi1 and phi2 डैश should be equal to phi2। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेट करूं इस वाले रिलेशन से, तो I डैश की वैल्यू आ जाएगी I डैश शुड बी इक्वल टू 2I0।
I dash here is also 2I naught. That means when separation between the coils are very large, जिस समय दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगी कॉइल, उस समय सेपरेशन बहुत लार्ज होगा एंड दैट टाइम करंट फ्लोइंग इन एनी ऑफ द कॉइल शुड बी इक्वल टू 2I naught. तो करंट यहाँ पे भी 2I naught होगी और करंट इस वाली कॉइल में भी 2I naught होगी. अब फाइनल करंट की वैल्यू आ गई और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनली बिकॉज सेपरेशन इज वेरी लार्ज, बोथ कॉइल्स आर नॉट इंटरेक्टिंग थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो जो एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी बिकॉज ऑफ सेल्फ एनर्जी, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी होगी. सो हियर वी कैन राइट यू फाइनल इक्वल टू 1/2 L1 I1 स्क्वायर प्लस L2 I2 स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे फाइनली तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली I1 और I2 की वैल्यू 2I naught एंड वी नो L1 इज इक्वल टू L2 इक्वल टू कैपिटल L. तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कैलकुलेट कर ले, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 4L I naught स्क्वायर. ओके, अब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम. तो ये लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल एंड वी नो U फाइनल इक्वल टू 4L I naught स्क्वायर एंड U इनिशियल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, दिस इज 2L I naught स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1. अब यहाँ पे इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम और फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम मालूम है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 2L I naught स्क्वायर. दैट मीन्स वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर सेपरेटिंग बोथ द कॉइल एट लार्ज डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 2L I naught स्क्वायर.